अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर रिव्यू के हवाले से। लाइक वी हैव ऑलरेडी डन द चैप्टर थर्ड, केमिकल बॉन्डिंग। अब हम इसका एक छोटा सा रिव्यू जो है, क्विक रिव्यू करते हैं और फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर हमने केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया था। केमिकल बॉन्ड क्या था कि जो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that is needed to bound the atoms and molecule together। यानी जब भी कोई एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, बॉन्ड बनता है, तो उनको एक खास किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होती है, जिसको हम केमिकल बॉन्ड से जानते हैं। फिर हमने देखा था व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स को क्यों ज़रूरत पेश आती है कि वो बॉन्ड बनाए। सो इसका आंसर्स भी हमने देखे थे कि हर एटम जो चाहता है वो अपनी एनर्जी को लोअर करे, डिक्रीज करे, और वो जो है डिफरेंट तरीके से अपनी एनर्जी को लोअर करता है, डिक्रीज़ करता है। और जब वो इसमें कामयाब हो जाता है तो तब जो है केमिकल बॉन्ड बन जाता है। और जब वो अपनी एनर्जी लोअर करता है तो हर एटम की कोशिश है, ख्वाहिश है कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसको अटेन कर ले। जिस तरह नोबल गैसेस हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में, तो हर एटम चाहता है कि वो नोबल गैसेस की तरह का बन जाए। यानी उसके आउटर मोस्ट जो शेल्स हैं, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, जिसमें हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। जिसका मतलब ये था कि आउटर मोस्ट जो शेल्स हैं उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने के प्रोसेस को ऑक्टेट रूल कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था डुप्लेट रूल। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने को कहा जाता है डुप्लेट रूल। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखी थी। पहली जो थी वो थी आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड में हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। यानी जब एक एटम से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे एटम में चले जाएं, सो दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। फिर हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। यानी वो बाहमी जो है शेयरिंग से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। फिर हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर है जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जिसमें हमने देखा था कि एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, दूसरा एटम जो है उसको एक्सेप्ट करता है। जो डोनेट करता है उसको हमने डोनर कहा था, और जो एक्सेप्ट करता है उसको हमने एक्सेप्टर कहा था। फिर हमने देखा था पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। पोलर जो हैं उनके अंदर चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और नॉन पोलर जो हैं उनके अंदर चार्जेस मौजूद नहीं हैं। फिर हमने मेटालिक बॉन्ड देखा था, जो एक स्पेशल और यूनिक टाइप की बॉन्डिंग थी। जितने भी मेटल्स हैं उनके अंदर, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट होता है। पॉजिटिवली चार्ज एटम्स जो हैं दीज आर बाउंड टुगेदर, जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को वो सेट फ्री करते हैं उनके ज़रिए से। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं स्टूडेंट्स उनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। लाइक वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, इसकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। फिर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स देखा। जितने भी नॉन मेटल्स हैं, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। फिर हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को भी देखा इस चैप्टर में। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? जो कि एटम्स को जो हैं जॉइन रखती हैं, उनको जोड़े रखती हैं। उसकी 2 टाइप्स हमने यहाँ पे देखी थी। नंबर 1 इज़ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड नंबर 2 इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो एक पूरा चैप्टर रिव्यू था। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मौजूद हैं और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। आइए उनको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो बुक है उसका पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। तो शॉर्ट आंसर्स के लिए हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं हमारी बुक पे। सो नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। सो आंसर है इसका, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच प्रेफर टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटाइन्स, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, so they are electropositive in nature. Non-metals are the elements which prefer to gain electrons from others and form anion, negatively charged ions, so they are electronegative in nature.
क्वेश्चन नंबर 2 है, why do lower molecular mass covalent compounds exist as gases or low boiling liquids? So answer है, low molecular mass covalent compounds exist as gases or have low boiling liquids because of their weak intermolecular forces make it easier for the molecule to separate and move apart. And question number 3 देखते हैं, give one example of an element which exists as a crystalline solid and it has covalent bonds between its atoms. So answer here students, diamond is an example of an element that exists as a crystalline solid and has covalent bonds in its atoms. Question number 4 है short question answers का, which property of metals makes them malleable and ductile? So answer here students, metals are malleable and ductile because of their ability to undergo plastic deformation without breaking. This property is due to the metallic bonding present in metals, which allows the layers of metal atoms to slide over each other when a force is applied. Question number 5 है students, is coordinate covalent bond a strong bond? So answer है जी, coordinate covalent bonds are strong bonds but not stronger than covalent bond. In a coordinate covalent bond, the shared electron pair donated by one atom only. This results in a strong bond because both electrons are held together tightly between the two atoms, creating a stable molecular structure. This type of one-sided sharing of electrons provided the strength which makes it a strong type of covalent bond. And now question number 6 है, write down dot and cross formula of HNO3. So dot and cross formula of nitric acid, HNO3 is nitric acid. इसके लिए आपने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इनके बैलेंस शेल जो हैं उनको ड्रॉ कर लेना है और इस तरह से सर्कल आउट करना है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आपने एक तरफ जो है ऑक्सीजन को लिख लेना है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन को, और इस तरह इनके दो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं. सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3. जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 51 पे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस पे आपने खुद से अपनी ओपिनियन भी लिख सकते हैं, या अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने सादा और सिंपल लफ्जों में भी इसको बता सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई HF? HF कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड को. HF इज अ लिक्विड वाइल HCl इज अ गैस. अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF है, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, या आम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड की सूरत में पाया जाता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैस है. तो इसकी रीजन पूछी गई है. द प्राइमरी रीजन फॉर द डिफरेंस लाइज इन द नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन ईच सब्सटेंस. सो सबसे पहली रीजन ही ये है कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो कैसी हैं. आपने देखना है जो गैस है HCl, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी, और HF जो है वो लिक्विड है तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो थोड़ी थोड़ी से एक दूसरे के करीब होंगे. सो ये चीज़ आपने इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करनी है. फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक्सप्लेन करेंगे फर्दर. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो कि एटम्स को जॉइन रखती हैं, टुगेदर रखती हैं. सो HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यू टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम. आपको इसमें फ्लोरीन एटम नजर आ रहा है, और आपको पता है कि फ्लोरीन एटम पूरे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से देखा जाए तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. These hydrogen bonds lead to stronger attraction between HF molecules. इसी फ्लोरीन एटम्स की वजह से स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शंस बनते हैं HF मॉलिक्यूल्स में, रिजल्टिंग इन अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड अलाउ इट टू एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. यही जो हायर बॉइलिंग पॉइंट है इसको अलाउ करता है कि ये रूम टेम्परेचर पर एज ए लिक्विड एग्जिस्ट करे. फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखें कि इसकी शक्ल कैसी है, इसके मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज हैं. तो HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है कि इसमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं. हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एज स्ट्रॉन्ग एज दीज इन HF. लेकिन HF से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन सकता, वो मैंने आपको पहले बता दी है कि फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन HCl as primarily dipole-dipole interactions.
देखा जाए तो HCl के अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस मौजूद हैं, उसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, विच आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वो हाइड्रोजन बॉन्ड से वीकर हैं, क्योंकि हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग किस्म के बॉन्ड्स हैं। एज ए रिजल्ट HCl हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। तो होता क्या है, HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है और गैस एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे। सो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सोलेबल इन वाटर। आपने बताना है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में सोलेबल क्यों नहीं होते, इसके रीजन क्या है। So covalent compounds are generally not soluble in water because they do not dissociate into ions. आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयंस मौजूद नहीं हैं, सो ये इस वजह से डिसॉल्व नहीं होते वाटर में कि वाटर भी पोलर कंपाउंड है। वाटर के अंदर H2O इसका फार्मूला है और इसके अंदर चार्जेस हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स आयंस की तरह चार्जेस प्रोड्यूस नहीं करते। सो आप लिखेंगे बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस when they are dissolved in water. Water is a polar molecule. It has partial positive charge on one end and a partial negative charge on the other. Like पानी का जो फार्मूला है वो H2O है, हाइड्रोजन वाला जो एंड है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन वाला जो एंड है इसका उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन वाटर, आपने याद रखना है आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होंगे, क्यों? बिकॉज देयर वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड सेपरेट द आयंस ड्यू टू देयर चार्जेस। क्योंकि जब वो पानी में डिसॉल्व होंगे तो आयनिक कंपाउंड के चार्ज वाले आयंस और वाटर के अंदर जो अपने आयंस मौजूद हैं वो उनको अट्रैक्ट कर लेंगे। However, covalent compounds do not have ions to interact with water molecules, so they do not dissolve easily in water. So covalent compounds के अंदर कोई भी charged ions मौजूद नहीं होते, so इसका मतलब है कि ये पानी के अंदर भी dissolve नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट। मेटल्स जो हैं वो हीट को किस तरह कंडक्ट करते हैं। मेटल्स कंडक्ट हीट बिकॉज ऑफ देयर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स हीट कंडक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि मूव करते रहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हीट को कंडक्ट करने का सबब बनते हैं। These electrons can move throughout the metal structure, carrying heat energy from one part of the metal to another. This ability of electron to move freely in metals allows them to transfer heat efficiently, making metals good conductors of heat. यही इलेक्ट्रॉन्स वजह बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में मेटल्स के अंदर जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। अब आपने बताना है कि नाइट्रोजन से कितने ऑक्साइड्स बन सकते हैं, निकल सकते हैं, और आपने इनका फॉर्मूला भी याद करना है और लिखना भी है। सो ऑक्साइड्स में आपने देखना है सबसे पहले ऑक्सीजन लाजमी अटैच होगा, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा तो वो उसका ऑक्साइड बन जाएगा। सो नाइट्रोजन फॉर्म्स सेवरल ऑक्साइड्स इंक्लूडिंग, नंबर 1 देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को अटैच कर दे सिंगल ऑक्सीजन तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी इसके अंदर एक ऑक्सीजन मौजूद है। नंबर 2 है जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी एक नाइट्रोजन के साथ अगर 2 ऑक्सीजन एटम को अटैच कर देंगे तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चूंकि 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं तो हम कहेंगे डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक ऑक्सीजन मौजूद था तो हमने इसको कहा था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नंबर 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब थर्ड नंबर पे देखें तो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन का मतलब है कि आपने 2 नाइट्रोजन एटम्स यूज करने हैं, ट्राइऑक्साइड का मतलब है कि आपने 3 ऑक्सीजन एटम लगाने हैं। सो इसका फार्मूला बन जाएगा N2O3। सो दिस इज डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नंबर 4 है नाइट्रियस ऑक्साइड, इसको आपने लिखना है N2O। नाइट्रोजन के साथ 2 नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन लगाएंगे तो ये बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसका फिफ्थ है जी डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये इसका अनदर ऑक्साइड है जिसमें 2 नाइट्रोजन है। पेंटॉक्साइड का मतलब है कि इसके अंदर 5 ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं, इसको हम कहेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। सो स्टूडेंट्स, आपने इनके फॉर्मूलाज को भी याद करना है और जो इनकी ऑक्साइड्स निकलते हैं इनके नाम आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ सोडियम ब्रोमाइड NaBr is treated with AgNO3 silver nitrate in water।
क्या होगा जब सोडियम ब्रोमाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाटर के अंदर ट्रीट किया जाएगा। सो देखते हैं, व्हेन सोडियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर, अ केमिकल रिएक्शन विल अकर। होगा क्या स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शन होगा। दिस सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद द सोडियम ब्रोमाइड टू फॉर्म सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा सिल्वर ब्रोमाइड, which is insoluble in water and will precipitate out of the solution as a white solid। और ये पानी के अंदर जाते ही जो है insoluble होगा, इस वजह से इसके precipitate से बन जाएंगे और ये solution से इलादा दिखाई देगा आपको white solid की तरह। The other product of the reaction will be sodium nitrate। इसी जो रिएक्शन है इसकी दूसरी प्रोडक्ट है सोडियम नाइट्रेट, विच विल रिमेन डिजॉल्व इन वाटर, जो आपको वैसे दिखाई नहीं देगी नेकेड आई से क्योंकि वो पानी के अंदर ही डिजॉल्व रहेगी। सो रिएक्शन इसका आप केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे NaBr प्लस AgNO3 एरो AgBr प्लस NaNO3, यानी सोडियम ब्रोमाइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो आपने लिखना है सिल्वर ब्रोमाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सो ये रिएक्शन है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स आपको पानी में नज़र नहीं आएंगी, जबकि जो डिसॉल्व नहीं होंगी, इनसोलेबल होंगी, वो वाइट प्रेसिपिटेट्स आपको वाइट सॉलिड की तरह दिखाई देंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का। व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड व्हाइल क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस। अब पूछा ये गया है कि आयोडीन एग्जिस्ट करती है सॉलिड की सूरत में, क्लोरीन एग्जिस्ट करती है गैस की सूरत में, वजह क्या है? So iodine exists as a solid while chlorine exists as a gas due to difference in their molecular structures and intermolecular forces। Students basically difference है इनके molecular structures का और जो इनके दरमियान forces पाई जाती हैं intermolecular forces उनका। आयोडीन की बात करते हैं सबसे पहले। आयोडीन का फार्मूला है I2 is larger molecule than chlorine। The larger size of the iodine molecule leads to stronger van der Waals forces। लार्जर साइज की वजह से इसके अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म की van der Waals forces बनती हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस हैं बिटवीन देम। These stronger intermolecular forces require more energy to overcome। That's why iodine is a solid at room temperature। स्ट्रॉन्गर फोर्सेस की वजह से ज़्यादा एनर्जी लगती है इनको ओवरकम करने के लिए, इस वजह से सॉलिड जो है आयोडीन जो है वो सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर पे। क्लोरीन की बात करते हैं, Cl2 सेकेंड जो एलिमेंट था, ये कंसिस्ट करता है जी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पे विद वीकर van der Waals फोर्सेस हैं। दिस अलाउज क्लोरीन टू रिमेन इन अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज द एनर्जी इज सफिशिएंट फॉर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक और आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।